हाय हेलो वेलकम वेलकम टू डीडी पाठशाला। आप सभी बच्चों का डीडी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था ऑटोमेटिव भी सर, ये भी हम लोग का पेपर बहुत जल्दी है। तो सर कुछ ऑटोमेटिव के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। ये वो बहुत सारा डाउट आ रहा है, तो आज उसी डाउट को मैं क्लियर करने आया हूँ। और आज जो है आप लोग को ऑटोमेटिव के बारे में पढ़ाएंगे। पढ़ाने से पहले हम बता देते हैं कि इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है उसका 2 पेपर अगर क्लियर कर लेते हैं पूरी अच्छी तरह से, तो बार बार वही रिपीट किया जाता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, जितना बार से एग्जाम अभी तक हुआ है हर बार देख रहे हैं बस वही 2 क्वेश्चन को ही उठा रहा है। बस 2 क्वेश्चन याद कर लो। अगर 2024-25 में जो क्वेश्चन पूछा 26 में नहीं पूछ रहा है, और 26 में जो क्वेश्चन 25 में पूछा था वो क्वेश्चन 24 का ना पूछ के 2023 का पूछा था। उससे पीछे और चले जाओ 2022 में, तो 23 का ना पूछ के 2022 का क्वेश्चन पूछ दिया था 2024 में। मतलब हर एक साल को पीछे छोड़ के पढ़ा क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो इसीलिए 2 गो प्रीवियस ईयर देख लो, बाद बाकी तुम लोग का अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि खुद तुम लोग बोलोगे कि नहीं ये ऑटोमेटिक सब्जेक्ट है, उसको उड़ा देंगे 30 में 30 पक्का। जी दोस्तों, 30 में 30 ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है कि हम लोग उठा सकते हैं। हो सकता है 1-2 एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो, वो भी होने नहीं देंगे। बाद बाकी सब्जेक्टिव तो सबको धुआं उड़ा दोगे। दूसरी बात, हम इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले जो आप लोग का जो एग्जाम आ रही है उसके लिए तो ऑल द बेस्ट रहेगी हम लोग की तरफ से, और पूरी तरह से मेहनत भी है। बस आप लोग जिस तरह से प्यार देते आ रहे हैं डीडी पाठशाला को, उसी तरह प्यार देते रहिए। आप लोग का जो इतना भी डिमांड रहेगा, इस डीडी पाठशाला आपकी घर की पाठशाला, अपनी पाठशाला में सारी चॉइस पूरी की जाएगी। हर बच्चों की कमेंट पढ़ी जाती है और उसका जवाब भी दी जाती है। इसलिए आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए, डरना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो, हमको ये नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ, ये डाउट नहीं हुआ, बिल्कुल करो। आपको हर एक डाउट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। तो चलो, आज जो हम लोग का ये जो है एटीओ का मतलब होता है ऑटोमेटिव। ये आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं, साइंस वाले भी और कॉमर्स वाले भी, क्योंकि सबका एक ही होता है। और मे भी तुम लोग का पेपर बहुत ही जल्दी है, इसलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लो, लाइक भी कर लो। जिसने सब्सक्राइब भी नहीं किया वो भी कर देना, ठीक है। एक दूसरे दोस्त को भी शेयर करो। थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन देता हूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप लोग को गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, बस, ये सभी का बारे में नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऑटोमेटिक सब्जेक्ट में आपका कुछ नहीं, बस क्या पूछा जाता है कि कैसे क्लच उलच बाइक कैसे चलाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, कैसे साफ करना चाहिए, उसका इंजन को ये हो गया प्रॉब्लम तो कैसे सॉल्व करे, ये वो। मतलब तुम अगर तुम्हारा घर में बाइक है और तुमने कभी बाइक को ठीक करवाया है, या तुम्हारे पास कार है और अगर ठीक करवाया है, तो कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर पता होगा। और जिसको भी ये पता है तो उसके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इजी है और उसको बहुत ही आसानी से क्लियर कर देगा। तो चलो, आज का सेशन में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसका आंसर को डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन को डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद हर एक आंसर को डिटेल्स में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ये शायद जो पेपर है, ये पेपर 2 साल पहले यानी 2023 में का ये पेपर है, 2023 का पेपर है एटीओ ऑटोमेटिक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, जॉब कार्ड में क्या वितरण होना चाहिए, देखेंगे। ऐसे तुम लोग को पता होना चाहिए कि एक तुम लोग को कार्ड मिलता है जब भी तुम लोग बाइक का इंजन उंजन बनवाते हो या फिर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, उसी से कुछ एमसीक्यू है। भले क्वेश्चन समझ में नया आ रहा हो, ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हम बाद में डिटेल्स करेंगे, एक बार केवल क्वेश्चन की ओर नजर दौड़ाते हैं। दूसरी क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहन में किस फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता है।
किस फिल्टर का उपयोग नहीं किया था। तो वाहन में बहुत तरह का फिल्टर होता है, जिस पता ही होगा बहुत कोई को। देखेंगे, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक फिल्टर के बारे में जानेंगे कि एक एक फिल्टर गाड़ी में किस किस चीज का काम आता है। तो आप लोग बस चलते इस चैनल में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। और पक्का गारंटी देते हैं 30 आउट ऑफ 30 लेकर आओगे, ठीक है। चलो, बोल रहा है कि वाहन में किस प्लग का उपयोग किया जाता है। तुम लोग जान ही रहे हो कि वाहन में प्लग भी उपयोग होता है, मोटरसाइकिल में भी प्लग उलग लगाया जाता है ना, उसके बिना तो बाइक स्टार्ट भी नहीं होता। बहुत हम लोग तो बचपन में शरारती करते थे, आया मोटरसाइकिल बाइक रखा हुआ है, प्लग खोल दिए। तुम लोग भी कमेंट करके बताना कि किसने किसने शरारती किया है कि किसी मेहमान का अगर बाइक घर में आया है, उसका प्लग खोल दिए और पता चला क्या कि उसका बाइक वो स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट करते करते थक गया, हो भी नहीं पाया, जा लास्ट में उसको मैकेनिक पास गया, मैकेनिक ने देखा कि इसका तो प्लग ही खुला हुआ है, तो स्टार्ट ही कैसे होगा। ठीक है, ये भी बताना। और दूसरी बात ये भी बताना कि क्या, अगर हम कमेंट में बताना कि बाइक का जो प्लग है, हम लोग कभी कभी वेल्डिंग दुकान में जाते हैं, वेल्डिंग कराते हैं बाइक का, तो कभी कभी बाइक क्या होता है कि प्लग लगाकर ही वेल्डिंग कर देता है, कोई कोई ऐसा होता है कि प्लग बिना लगाए वेल्डिंग करता है। तुम लोगों को सही तरीका बताना है कमेंट में कि प्लग ना लगाए या प्लग लगाए हुए वेल्डिंग करना सही है, और क्यों सही है ये भी तुम लोग कमेंट में बताना, हम बिल्कुल जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा वाल्व हेड का व्यास बड़ा होता है। ये भी देखेंगे कि कौन सा वाल्व होता है हम लोग में, है ना। फिर ये भी देखेंगे कि वाल्व को कैसे साफ भी करते हैं ना, कि वाल्व को कैसे साफ भी करेंगे, किसकी मदद से हम लोग साफ करेंगे, है ना। ऐसा नहीं, आजकल तो ऐसा ऐसा ट्रिक निकल गया कि फिल्टर को भी साफ करने के लिए वो क्या मिर्चनिया पड़ा की या फिर बॉम्ब लाके उसको फिल्टर को साफ करता है। तो क्या वो सही है, वो नहीं है, ये सब भी तुम्हारा एग्जाम में पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। देखो यहाँ क्वेश्चन भी आ गया ना, वाल्व को ब्रश से साफ करना चाहिए, कि किस ब्रश से साफ करना चाहिए, वाल्व क्या है, ये सब देखेंगे। एक पिस्टन में कितने पिस्टन के रंग होते हैं, जिसको भी पता होगा बाइक का या फिर कार का, उसको पता होगा पिस्टन क्या होते हैं, और पिस्टन में कितने रंग होते हैं ये भी पता चल जाएगा अभी थोड़ा देर में। अंतराल और निकासी को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है ये भी देखेंगे, इसका सब एक देखेंगे। ईसीएम का फुल फॉर्म देखेंगे। फिर इजेक्टर का प्रयोग किस इंजन में किया जाता है, इजेक्टर किस इंजन में प्रयोग किया जाता है ना, देखना कि क्या क्या होता है। कि अगर वैसा गाड़ी होता है कि मोटरसाइकिल है, उसमें अगर तुम डीजल भर दोगे तो वो बाइक नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि उसमें वो इजेक्टर रहता है ना, इंजेक्टर रहता है, इसलिए बताना है कि किसमें इंजेक्टर रहता है किसमें नहीं रहता है। निम्नलिखित में से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। फिर आईसी इंजन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दूसरे प्लेट क्लच में, जो हम लोग क्लच लेते हैं, क्लच में 7 क्लच प्लेट हो तो संपर्क सतह को जोड़ने की क्या संख्या होगी, ये हम लोग संख्या निकालने भी सीखेंगे। ऐसे तो तुम लोग अगर पता होगा तो कमेंट करके बताना कि हाँ इसका संख्या ये होती है, ठीक है। फॉर्मूला के साथ बताना, जो भी बताओगे, पहले बता दिए। संचार प्रणाली को कौन सा एक भाग नहीं है, हाँ इसमें से बताएंगे। संचार प्रणाली मतलब जो हम लोग ट्रांजिशन करते हैं ना, तो संचार प्रणाली में इसमें पता चलेगा कि किस किस का भाग नहीं है। वैसे तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन पढ़ के। ऑटोमेटिक सब्जेक्ट क्या है कि ऑप्शन तुम पढ़ोगे ना तब तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे माथा पटकते रह जाओगे। वैसे भी एग्जाम में हम ज्यादातर जब भी देखे हैं ऑटोमेटिक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि एमसीक्यू बच्चा सही कर लेता है लेकिन सब्जेक्टिव गलत कर जाता है। अब पता नहीं वो ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में सही कर जाता है, हम तो पूछते नहीं बता पाता है, लेकिन एग्जाम में सही कर देता है। पता नहीं टीचर्स उचर्स लोग मदद करते हैं या फिर उन लोग को कैसे पता चल जाता है, पता नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव तुम लोग खुद क्लियर कर लोगे, इतना हमको भी पता है, ठीक है। खैर टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डैश वो व्यक्ति जो संदेश का प्रसार करता है, ये भी पता चलेगा कि कौन सा संदेश को प्रसार करता है, संदेश क्या है। इसमें से पता चलेगा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है ना। बस इतना, पहले हम लोग एमसीक्यू को देखते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव के ऊपर आएंगे, ठीक है। पहले हम लोग एमसीक्यू के ऊपर देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। अब देखो ये सब जो है ना थोड़ा डिटेल्स में हम लिखे हुए हैं, और इस पीडीएफ में जो यहाँ पर लिखा हुआ है
ये पीडीएफ जो है तुमको मिल जाएगा, प्ले चल जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिल पाए ना तो फिर हमको कॉल करके पर्सनली मांग सकते हो। और मेरा नंबर क्या है एक बार हम लिख देते हैं। जो मेरा नंबर है वो है 9508546023। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। बेगारी काम के लिए परेशान मत करना, बहुत बिजी रहते हैं। बस ये जिसको प्रॉब्लम है वो पूछना कि हाँ सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लीज सेंड मी पीडीएफ। ये ठीक है, बेगारी काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं बेगारी करते हैं, वो बेगारी काम नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, वो बिल्कुल बिल्कुल वो सब काम तो यहाँ करना ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम नजदीक है, शरारती नहीं करना है। तो एक बार देखते हैं ऑटोमेटिव, ये एक तरह के आंसर की है जो 2026 में तुम लोग को बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। हम लोग अभी जस्ट हम लोग पहले क्या देखे थे कि वही देखे थे जॉब कार्ड में क्या वितरण होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन कुछ और था लेकिन मतलब वही है, सेंस वही है। तो क्या होना चाहिए क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि वाहन की कंपनी, मॉडल, इंजन साइज और पंजीयन। क्या बोल रहा है कि वाहन की जो कंपनी होना चाहिए उसके लिए पंजीयन होना चाहिए, उसका मॉडल का पंजीयन होना चाहिए, इंजन का साइज उस सब का पंजीयन होना चाहिए। ये सब जरूरी है उस कार्ड में, है ना। जब भी कोई कार्ड बनता है ना उसके लिए उस समय लिखा होना, ये जो जॉब कार्ड है उसमें लिखा जाता है कि तुम्हारा वाहन किस कंपनी का है, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका इंजन का साइज क्या है, और साथ ही साथ उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है ये भी लिखा जाता है। और तुम लोग कमेंट करके बताना एक बाइक का रजिस्ट्रेशन जो है कितने साल तक वैलिड होती है, उसके बाद जो है बाइक का रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होती। ये तुम लोग का काम रहा कि कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन सही लग रहा है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा ऑप्शन जो बोल रहा है वाहन की कंपनियां, मॉडल, इंजन साइज और रंग। वाहन, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है वाहन की कंपनी, मॉडल, इंजन साइज और वाहन का साइज। चौथा ऑप्शन बोल रहा है वाहन की कंपनी, मॉडल, इंजन साइज और पहियों की संख्या। पहियों की संख्या उसको कोई लेना देना नहीं है। इसका राइट जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉब कार्ड एक आधारिक दस्तावेज होते हैं जिसमें वाहन की पहचान के लिए पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा चलो ऑप्शन नंबर 2 देखें, ऑप्शन नंबर 2 क्यों गलत है। ठीक है, और अगर इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वर्कशॉप में जब जॉब कार्ड से वाहन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए कंपनी, मॉडल, इंजन साइज, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले महत्व जानकारी है। ठीक है, ये सब का रिकॉर्ड रखा था। मान के चलो कि कल तुमने एक्सीडेंट कर लिया, कल कुछ गलत काम कर लिया, तो पुलिस तुम्हारा एक नंबर रखती है, फिर उस नंबर से पता करेगी कि किस कंपनी के पास है। फिर उस कंपनी बोलेगा कि हमको इसका पूरा डिटेल्स दीजिए, तो तुम्हारा नाम, एड्रेस, सब चीज पता चल जाएगा एक तुम्हारा पुलिस वालों को। इसलिए ये भी जरूरी होता है कि जो है कि उसका कौन सा इंजन है, कौन सा ये है वो है, वो भी देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि नंबर प्लेट भी बहुत बदमाश लोग चेंज कर लेते हो, तो उस मोटरसाइकिल में चेचिस नंबर भी होते हैं जो हैंडल के पास होते हैं, वो सब भी रजिस्ट्रेशन होते हैं किसके पास, तो जो भी जिसके पास भी बाइक खरीद तो उस कंपनी का उसके पास पूरी रिकॉर्ड होती है। दूसरा जो ऑप्शन था क्या था कि रंग पहचानने के लिए, तो ये जरूरी नहीं है। रंग पहचानने, वाहन की कंपनियां, मॉडल, इंजन साइज और वाहन का साइज वो जरूरत नहीं है, रंग पहचानने के लिए हमको जरूरत नहीं पड़ता है। तीसरा ऑप्शन क्या था कि वाहन की कंपनियां, मॉडल, इंजन साइज और वाहन का साइज, वो वाहन का साइज जॉब कार्ड में नहीं लिखा था, साइज वही नहीं लिखा जाता है ना। चौथा ऑप्शन था कि वाहन की कंपनियां, मॉडल, इंजन साइज और पहियों की संख्या, तो पहियों की संख्या हर वाहन में लगभग समान होती है, तो उससे पता नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वाहन में किस फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता है ना। वाहन में किस चीज का फिल्टर का उपयोग नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि किस फिल्टर का उपयोग किस लिए भी किया जाता है ना। वाहन में फ्यूल फिल्टर, तुम लोगों को पता होगा कि फ्यूल फिल्टर होना चाहिए, नहीं तो फिर आवाज भी चेंज हो जाती है बाइक की, है ना, या फिर कार की। फिर ऑप्टिकल फिल्टर, ये एक तरह से कंप्यूटर वाला है, कंप्यूटर ऑप्टिकल फिल्टर ये तुम्हारा नहीं यूज होता है। फिर ऑयल फिल्टर यूज होता है, एयर फिल्टर यूज होता है, ये सब तुम्हारा जो है बाइक में या फिर कार में यूज होता है ना। एयर फिल्टर जो भी
जिसने भी देखा है कि हमने एयर फिल्टर देखा है, फ्यूल फिल्टर देखा है, ऑयल फिल्टर देखा, वो कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमने ये देखा है, ये इस प्रकार से होती है, मेरे घर में है, तो बताना है। ठीक है, देखो पहला जो ऑप्शन था फ्यू हाँ फ्यूल फिल्टर, पहला जो ऑप्शन था फ्यूल फिल्टर, जो कि गलत था क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा था वो नेगेटिव है। फ्यूल को साफ करने के लिए क्या होती है, फ्यूल फिल्टर यूज किया जाता है। दूसरा ऑप्टिकल फिल्टर कैमरा और लाइट सिस्टम में उपयोग होती है, वाहन के इंजन में नहीं। तो ऑप्टिकल फिल्टर जो है, ये तुम बोले ना कंप्यूटर से एक तरह से सिस्टम लगा होता है, वो ऑपरेट करता है लाइटिंग फाइटिंग का, तो वो ऑप्टिकल फिल्टर तुम्हारा जरूरत नहीं है। वाहन में ईंधन हवा और तेल की साफ रखने के लिए फिल्टर होते हैं, ना कि प्रकाश के लिए। ठीक है, वाहन में जो ईंधन होते हैं, हवा होते हैं, तेल होते हैं, वो सबको साफ करने के लिए अलग अलग फिल्टर होते हैं। ईंधन ईंधन के लिए अलग फिल्टर, ऑयल फिल्टर हो गया, हवा के लिए एयर फिल्टर हो गया, और तेल के लिए भी तुम्हारा ऑयल फिल्टर हो गया। तो ईंधन के लिए कुछ और फिल्टर था, क्या था, ऑयल के लिए कौन सा फिल्टर था, ऑयल, बताओ ऑयल के लिए कौन सा फिल्टर होना चाहिए। अच्छा, एक तो तुम्हारा एयर फिल्टर हो गया, एक तुम्हारा ऑयल ऑयल फिल्टर हो गया, बस यही तो दो को दिया हुआ था ना, एक ईंधन फिल्टर हो गया। देखो ऑयल फिल्टर क्या करती है, ऑयल को साफ करती है, ऑयल फिल्टर तुम्हारा ऑयल को साफ करती है। अच्छा, ये ईंधन मतलब फ्यूल फिल्टर हो गया, फ्यूल फिल्टर, ये तो ऑयल फिल्टर है ही, एयर फिल्टर है ही, ईंधन मतलब हो गया तुम्हारा फ्यूल फिल्टर। ठीक है, फ्यूल फिल्टर। ऑयल फिल्टर जो होता है वो क्या करता है, ऑयल को साफ करता है। एयर फिल्टर जो है हवा को साफ करता है ना। तुम लोग बताना कि कार में अगर बैठे होगे तो कार में तुम लोग एसी का भी हवा खाते हो ना, कहाँ से आती है, एयर फिल्टर होके आती है ना। वरना पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड तुम लोग का गाड़ी में घुस गया, पता चला तुम लोग ठंडे के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से मृत्यु हो गई है ना, मर गए। देखो वाहन में किस प्लग का उपयोग किया जाता है, तो बताना है कि वाहन में किस प्लग का उपयोग किया जाता है। शार्प प्लग, गोल प्लग, इलेक्ट्रॉनिक प्लग और सीक प्लग। तो सबके बारे में जानते हैं। सही उत्तर इसका क्या है, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या होता है, देखो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग ईंधन को जलाने के लिए चिंगारी देता है, बिल्कुल। ये तुम्हारा ऐसा नहीं है कि गोल प्लग भी यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्लग भी यूज होता है, सी प्लग, वो साइज के आधार से बता दिया। लेकिन अगर रियलिटी बात करें, वो स्पार्क प्लग यूज होता है। स्पार्क प्लग क्या होता है कि तुम्हारा जो बाइक का होता है ना, ईंधन को स्टार्ट होने के लिए चिंगारी देता है। तुम लोग अगर किसी को पता होगा कि कैसे बाइक चलती है, कैसे मिलती है उसको, वो थ्रस्ट कैसे मिलती है, कैसे वो आगे बढ़ती है, अगर तुम लोग को पता होगा तो थोड़ा सा कमेंट करके भी बता देना। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि स्पार्क इस स्पार्क प्लग, ये क्या होता है, देखना ऑयल जहां से पास होता है ना, सबसे पहले ऑयल जाता है इंजन के पास, फिर इंजन क्या करता है, वहां से एक थोड़ा सा चिंगारी निकलता है, और जैसे ही चिंगारी निकलता है उस ऑयल में क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। फिर उस आग को इतना प्रेशर होता है, वो उसकी भाप से वो प्रेशर निकलता है। तो तुम लोग सोचोगे कि अगर बाइक को हम स्पीड चलाएंगे तो मेरा तेल बचत होगा, तो ऐसी बात नहीं है। तुम उसका जो जितना वो जो होता है ना एक्सीलेटर, तुम जितना ज्यादा एक्सीलेटर लोगे तो क्या होगा कि तेल उतना ही स्पीड से गिरेगा, और उतना ही थ्रस्ट बनेगा, और उतना ही प्रेशर से तुम्हारा बाइक भी चलेगा। ठीक है, हाँ मानते हैं कि तुम्हारा बाइक स्पीड चलेगा, थोड़ा सा तेल में बचत है। हाँ, गाड़ी को क्या होता है, नॉर्मल में चलाने से सही होता है। अगर तुम कम चलाओगे, धीरे धीरे चलाओगे, तेल तो उतना ही जा रहा है, उसका तुम्हारा थ्रस्ट उतना ही बन रहा है, तुम झुट्ठों में ब्रेक मार मार के उसका बर्बाद कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हारा तेल ज्यादा लगेगा ही। एक नॉर्मल स्पीड से अगर तुम चल रहे हो तो ठीक है, वो तुमको बराबर माइलेज देगा। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि हम बहुत स्पीड से जाएंगे, तो उसको थ्रस्ट भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा तेल भी वो चाहेगा, और जितना ज्यादा तुम सेल्फ लोगे, उतना ज्यादा तेल का वो प्रेशर बन के तुम्हारे गाड़ी उतना ही स्पीड भागेगा। तो वही बोला गया कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग को जलाने के लिए चिंगारी देता है। ये प्लग कौन, स्पार्क प्लग। ये जो गोल प्लग है साइज की बात कर रहा है, तो साइज में मत जाना, इलेक्ट्रॉनिक प्लग में भी मत जाना, इलेक्ट्रॉनिक घर का प्लग थोड़ा ही लगा रहे हैं, सीक प्लग ये सब में मत जाना। ठीक है, स्पार्क प्लग के बिना पेट्रोल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकती, देखा, बोले स्टार्ट, वो स्पार्क प्लग चाहिए क्योंकि उसको चिंगारी देता है। गोल प्लग डीजल इंजन में होता है, गोल प्लग किस में होता है, डीजल इंजन में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक प्लग ये तो हम लोग सिंपल घर में यूज करते हैं। और 4 नंबर सीक प्लग जो है, वो वाहनों से संबंधित है ही नहीं। ठीक है, वो वाहनों से संबंधित है नहीं। तो अगर तुमसे पूछे
यहाँ पर क्या पूछा था, वाहनों में किस तरह का प्रयोग होती है, तो स्पार्क प्लग। अगर पूछ लेगा वाहन के जगह में क्या पूछ लेगा, कार में क्या प्लग, कौन सी प्लग यूज होगी, तो हम लोग बोलेंगे गोल प्लग। गोल प्लग किस लिए होता है, तो वो डीजल इंजन के लिए होता है। पेट्रोल इंजन में कौन सा प्लग, तो स्पार्क प्लग यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वाल्व का हेड डायमीटर बड़ा होता है, ये तुम लोग को बताना है कि किसका सबसे बड़ा होता है। तो इनवेट वाल्व, आउटवेट वाल्व, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनलेट वाल्व जो होता है वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा। क्यों, देखो क्या बोल रहा है कि इनवेल वाल्व डायमीटर बड़ा होता है ताकि इंजन में अधिक मात्रा में एयर फ्यूल मिक्सचर प्रवेश कर सके, है ना, इसलिए वो बड़ा देता है ना। वो एक तरह से गोल तरह का साइज होता है जो ऊपर नीचे करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो थ्रस्ट देता है ना, जैसे तुम्हारा बना प्रेशर वो तुरंत ऊपर फेंक दिया तो तुम्हारा गाड़ी उतना स्पीड से भाग गया। तो ये सब होता है। आउटलेट वाल्व का कार्य जली हुई गैस को बाहर निकालने का होता है, इसलिए इसका साइज छोटा होता है, ठीक है। जो मन गैस जल गया, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। तुम लोग को बताना है कमेंट करके कि किससे बाहर निकलती है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे बाहर निकलती है। कार का भी बताना है और बाइक का भी बताना है कि जिससे गैस जो है बाहर निकलती है। और ये भी बताना है साथ ही साथ कि वो जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मोनोडाइऑक्साइड होती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ये सब तुमको बताना है कि इसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है। अब बाकी इसमें जितना भी ऑप्शन दिख रहा है वो तो गलत ही है, क्योंकि ये तो ऐसे फंसा रहा है। तो इनलेट वाल्व क्या करता है कि उसका डायोप्टर बड़ा इसलिए होता है क्योंकि अधिक मात्रा में फ्यूल को क्या करता है, मिक्सचर करके ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाता है, ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट बनाता है, ठीक है। वाल्व को किस ब्रश से साफ करना चाहिए, वाल्व, तो देखो इसका राइट आंसर वायर ब्रश, बिल्कुल तार वाला ब्रश यूज करना चाहिए। टूथ ब्रश से तुम क्या करोगे, दांत धोओगे, प्लास्टिक ब्रश ये सब यूज नहीं था। पेंट ब्रश तुम क्या पेंटिंग करोगे वहां पे, तो बोल रहा। इसका राइट आंसर वायर ब्रश। वायर ब्रश कठोर होता है जिससे कार्बन जमा हुआ साफ किया जाता है। हाँ, वॉल्व में क्या होता है, कभी कभी तुम्हारा गाड़ी नहीं चलने लगता क्योंकि वॉल्व में क्या होता है, जंग जमा हो जाता है, जंग लग जाता है, यानी इसमें कार्बन जमा होता है। उसको जो होता है कैसे साफ किया जाता है, वायर ब्रश से साफ किया जाता है, लोहा वाला ब्रश से, है ना। वाल पर जब भी कार्बन पर इंजन की फॉर्मेशन खराब कर देती है, इसलिए वायर ब्रश प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी ब्रश है वो सभी उतना ज्यादा मतलब प्रभावशाली नहीं होते हैं। एक पिस्टन में कितने पिस्टन रिंग होते हैं, तो बताना है एक पिस्टन में कितने पिस्टन रिंग होते हैं। दो होते हैं, तीन होते हैं, दोनों होते हैं, नहीं। तो इसका राइट आंसर है तीन। एक पिस्टन में कितने रिंग होते हैं, तीन रिंग होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ एक पिस्टन में समांतर तीन रिंग होते हैं, टू क्रिप्सन रिंग और एक होता है ऑयल क्रिस्टिंग रिंग, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पिस्टन रिंग क्रिप्सन से बनाई जाती है और ऑयल को सिलेंडर में जाने से रोकती है, इसलिए पिस्टन रिंग बनाता है ना। कि मान के चलो अगर पिस्टन रिंग नहीं बनाया है तो क्या, मान के जो चिंगारी जो है तुम्हारा गाड़ी में चिंगारी जो बन रहा है और उसको भेज रहा है, अगर ये पिस्टन रिंग नहीं बनाएगा, उसको अगर नहीं रोकेगा, वो चिंगारी अगर तुम्हारा टैंकी में चला गया तो ब्लास्ट, ठीक है, इसलिए वो बनाता है। तो बोल रहा है ना, ऑयल को सिलेंडर में जाने से बचाता है ना, जाने नहीं देता है, पिस्टन रिंग उसी को रोक के रखता है। अंतराल और निकासी को मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है, किस गेज का उपयोग किया जाता है, तो फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखो पहले हम प्रेशर गेज की बात करें। प्रेशर गेज का उपयोग दाब यानी प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, जिसे टायर टायर प्रेशर, गैस प्रेशर आदि ये दो सतहों के बीच को मापने का काम नहीं आता है। ऑप्शन नेगेटिव था क्या क्वेश्चन। हाँ, ये जो है ये दो सतहों के बीच मापने का काम नहीं आता है, लेकिन ये जो प्रेशर गेज होते हैं, तो अगर तुम लोग कभी जाना बाइक वाइक में भरवाते हो तो उसके पास एक छोटा सा मशीन होता है, वो प्रेशर उससे प्रेशर मापता है कि वो क्या है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें प्रेशर गेज टिक मारना, ठीक है। फीलर गेज क्यों क्यों सही हुआ, देखो फीलर गेज पतली पतली स्टील की पत्तियां का स्लेट होता है जिसका उपयोग पार्ट्स के बीच गैप को मापने के लिए आता है, कि हर पार्ट्स के बीच में क्या चीज होता है उसको गैपिंग को मापने के लिए क्या आता है। एक थोड़ा सा नुकीला टाइप में होता है ना, तुमको दिखेगा आगे बहुत बड़ा और मतलब पीछे उसका साइज बहुत बड़ा होता है, पकड़ने के लिए तुमको बहुत बड़ा मिलेगा, और अगर उसको नापने के लिए जाएंगे तो बहुत छोटा। उसी से पता चलता है कि दो गो जो उसके अंदर दो गो कोई भी सामान लगे हैं, दो गो मान के चलो ब्लेड लगे हुए, उन दोनों ब्लेड का बीच में कितना गैप है वो उससे पता चलती है।
वाल्व टेप क्लियरेशन, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम कुछ बात करें फीलर गेज में क्या क्या चीज मापता है, देखो वाल्व टेपलेट क्लियरेशन को मापता है, तुम्हारा पिस्टल रिंग गैप को मापता है, स्पार्क प्लग गैप को भी मांगता है। मतलब जितने भी उसमें गैपिंग को मापने का काम आता है सब तुम्हारा फीलर गेज से होता है। अगर कुछ इसके बारे में और जानेंगे तो ऑटोमोबाइल इंजन में सभी क्लियरेशन बहुत जरूरी है। ज्यादा या कम गैप होने पर इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, इसीलिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है ना। हमेशा गैपिंग को देखा जाता है, नहीं अगर करोगे तो फिर भाई तुम्हारा इंजन जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। वायर गेज से कोई लेना देना नहीं है। वायर गेज का उपयोग तार की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, वो वायर गेज से तुम्हारा नहीं मापना चाहिए, मतलब नहीं मापता है। ये तो कोई है ही नहीं, इन नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ईसीएम का पूरा नाम क्या है, तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो बोल रहा है इंजन सिलेंडर, नहीं सिलेंडर नहीं होगा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ही सही है। इलेक्ट्रिकल नहीं होगी, इंजन को मापता है ना, इंजन को कंट्रोल करता है ईसीएम। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि इंजन सिलेंडर वारंटी क्यों नहीं होगा, यह कोई इलेक्ट्रॉनिक यूनिट नहीं है। ईसीएम वाहन का मुख्य कंप्यूटर जो इंजन के सभी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन, ईसीएम। ईसीएम फ्यूल इंजेक्शन या फिर इग्निशन टाइमिंग या फिर बोलो एयर फ्यूल उसका रेशियो और एमिशन को कंट्रोल करता है। तो क्या क्या चीज को कंट्रोल करता है देख रहे हो, ईसीएम से। ईसीएम से तुम्हारा फ्यूल इंजेक्शन की कमी करता है कि भाई तुम्हारा टैंकी में कितना फ्यूल बचा है नहीं बचा है वो उससे पता चलेगा। फिर तुम्हारा टाइमिंग पता चलेगा कि हाँ भाई तुमने 10 किलोमीटर चलाया हो, तुमने 10,000 किलोमीटर बाइक चलाए हो या फिर कार चलाए हो, तो वो सब मापता है तुम्हारा ईसीएम, कंट्रोल करता है वो सबको। फिर एयर फ्यूल रेशियो भी देखता है कि तुम लोग को पता चल जाता है कि हाँ बाइक में अब जो है ना कार में एयर फ्यूज कम हो रहा है, वो सब पता चलती है किसके, ईसीएम, वो उसको कंट्रोल करके रखता है। एमिशन कंट्रोल भी करके रखता है। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल नहीं, यह समान शब्द लेकिन ईसीएम का सही फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। समान भाषा में तो बोल सकते हैं लेकिन ईसीएम यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं तुम्हारा ऑटोमेटिव, इसमें ये जरूरत नहीं है। इंजेक्टर का प्रयोग किस इंजन में किया था, देखो इंजेक्टर का प्रयोग किस में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में, इलेक्ट्रॉनिक इंजन में, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा, इंजेक्टर का प्रयोग बोल रहा है। तो इंजेक्टर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो डीजल इंजन में क्यों किया जाता है, लेकिन फिर भी बाकी सब ऑप्शन को देख लेते हैं। पेट्रोल इंजन, प्रारंभिक पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है, हालांकि अब एफआई सिस्टम भी कर दिया है ना। देखना कि जितना भी बाइक होता है ना वहां पर कार्बोरेटर होता है और उस कार्बोरेटर में हमेशा कुछ ना कुछ पेट्रोल जमा हुआ रहता है। तो जितने भी थ्रस्ट व्रस्ट बनते हैं ना सब वहीं पर बनते हैं, चिंगारी उंगारी उसी से पास किया जाता है, कहाँ, कार्बोरेटर से। तो पेट्रोल इंजन में अगर क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि इंजेक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पेट्रोल इंजन में नहीं किया जाता है, कहाँ किया जाता है, डीजल इंजन में। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर द्वारा ईंधन को उच्च दाब से दहन कक्ष में भेजा जाता है, मतलब वहां पर बहुत ही ज्यादा थ्रस्ट मिलती है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर मिलती है और गाड़ी को उतना स्पीड से तुम भगा सकते हो, ठीक है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, ईंधन स्वयं में उच्च ताप पर जलता है, इसलिए इंजेक्टर बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए डीजल वाला गाड़ी में इंजेक्टर लगाया जाता है, ना कि तुम्हारा पेट्रोल वाला। आजकल तुम्हारा इलेक्ट्रिक इंजन निकल गया, इसमें तो फ्यूल व्यूल का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है, तो बैटरी को कहा जाता है ना। तुम लोग जान ही रहे हो ऑटोमोबाइल जो है, मोबाइल भी किसके बिना चलता है, तुम्हारा बैटरी के बिना चलता है तुम्हारा। यहाँ बाकी सब ऑप्शन के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। अल्टरनेट, अल्टरनेट चार्ज करता है लेकिन स्टोर नहीं करता है, तो इसका जरूरत नहीं है। बैटरी क्या होता है, बैटरी को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बिजली देती है। तो बैटरी बहुत ही जरूरी है और क्वेश्चन में बार बार तुम लोगों को बैटरी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। स्टार्ट या फिर स्टार्टिंग या फिर लाइटिंग या फिर हॉर्न या फिर इंगिशन सभी बैटरी पर निर्भर होते हैं। सारा जितना भी चीज होता है ना बैटरी, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना तो सेल्फ लेना चाहते हो तो बैटरी से करना पड़ेगा। लाइट जलाते हो अगर बैटरी नहीं है बाइक या कार में तो नहीं जलेगी। तो मतलब लगभग लगभग हम लोग किस में जो निर्भर होते हैं, सब बैटरी पर निर्भर होते हैं। बल्ब यह सिर्फ लाइट देता है और डिस्ट्रीब्यूट यह केवल क्या करता है, इंसन सिस्टम का भाग है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब बात करते हैं आईसी इंजन क्या है। आईसी,
आईसी का किसी को फुल फॉर्म पता है? तो लिखा हुआ ही है इंटरनल कंब्यूशन। इंटरनल कंब्यूशन होता है, देखो जिस ईंधन में जिस ईंधन में ईंधन इंजन के अंदर दहन होता है उसे आईसी का इंजन कहते हैं, और अगर जिसका बाहर होता है उसको क्या कहते हैं तुम लोग बताना। ठीक है, ऐसे तो आ ही जाएगा। इसके नीचे ये भी है कि आईसी इंजन और एक तुम्हारा ऐसा इंजन क्या है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, ये क्या था? एमसीक्यू था, बाकी का ऑप्शन। अच्छा कोई बात नहीं, राइट आंसर तो पता चल गया। नेक्स्ट, यदि एक मल्टी प्लेट क्लच में 7 क्लच प्लेट हो तो संपर्क सतह को जोड़ी निकालनी है। जोड़ी कितनी होगी? 6 होगी। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जितने क्लच प्लेट है उसमें एक माइनस कर दो, पता चल जाएगा उसका संपर्क सतह कितना है। तो 7 - 1 6 है ना। यहां पर तुम्हारा एक फॉर्मूला भी लिख दिए हैं कि कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेट -1 कर दो, निकल जाएगा। 5 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, और 7 प्लेट में और उनके बीच से संपर्क सतह होगी, ये सही है। बाकी सब गलत है। 13 नंबर बोल रहा है निम्न में से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग नहीं है। बताना है कि कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग नहीं है। क्लच, पहिए, गियर बॉक्स, एक्सल। तुम लोगों को पता होगा कि कौन कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग है। क्लच भी ट्रांसमिटर का भाग है, तुम्हारा गियर बॉक्स भी, एक्सल भी, लेकिन ये पहिया यहाँ का क्या जरूरत है, तो ये नहीं होगा। नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर। क्लच क्यों नहीं होगा? क्लच इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन भेजता है ना। और क्वेश्चन मेरा क्या था? ट्रांसमिशन सिस्टम का भाग कौन सा है, तो ये भाग नहीं है पूछा है ना, तो ये उसका भाग तो है ही। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है। पहिए, पहिए रनिंग सिस्टम का भाग है, ये ट्रांसमिशन का भाग नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया। ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल होते हैं क्या क्या? शामिल होते हैं क्लच, गियर बॉक्स, तुम्हारा प्रोपल साफ, या फिर डिफरेंशियल, या फिर एक्सल, ये सब तुम्हारा होता है। लेकिन पहिए के अलग सिस्टम, पहिए एक अलग सिस्टम में आते हैं ना, उसके लिए अलग रनिंग सिस्टम में वो आ गया। गियर बॉक्स, यह ट्रांसमिशन का मुख्य भाग है। गियर बॉक्स क्या है? ट्रांसमिशन का मुख्य भाग है। लेकिन लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मुख्य नहीं है, ये तो गियर भी ट्रांसमिशन का भाग है। एक्सल, एक्सल भी तुम्हारा ट्रांसमिशन का एक हिस्सा है। ठीक है, और तुम लोग बताना कि अपना बाइक में कौन कौन एक्सल चेंज करवाए हो, है ना। नेक्स्ट, डैश वो व्यक्ति है जो संदेश को भेजता है। संदेश को भेजने वाला कौन, क्या कहेंगे उसको? रिसीवर। रिसीवर जो संदेश को रिसीव करता है। अब ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है, सेंडर क्या करता है? जो भेजता है उसको। रिसीवर संदेश को प्राप्त करता है, ड्राइवर वाहन को चलाता है, और सेंडर वो व्यक्ति होता है जो संदेश भेजता है। ठीक है, सेंडर क्या करता है? मैसेज भेजता है, और पहुंचता किसके पास? रिसीवर के पास। क्लीनर तुम्हारा ये वाहन से तो है ही नहीं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो रैम, कीबोर्ड, एमएस पेंट, या मॉनिटर। हार्डवेयर किसको बोलेंगे? जिसको आसानी से छू सके। तुम रैम को आसानी से छू सकते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कीबोर्ड को भी तुम लोग आसानी से छू सकते हो, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। एमएस पेंट ये तुम सॉफ्टवेयर है, ये एक तरह का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को हम नहीं छू सकते हैं फिजिकली से, इसलिए इसका राइट आंसर एमएस पेंट हो जाए, एमएस पेंट हो जाएगा। मॉनिटर को भी हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, बस यहां से रखते हैं बात। बाकी अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सब्जेक्टिव का, यहां से हम लोग का क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है बोर्ड एग्जाम में, है ना। हाँ, ये मेरा सेक्शन 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है सस्पेंशन क्या है। पहला क्वेश्चन देखेंगे आंसर, अगर किसी को पता होगा। अब देखो यहां पर तुम्हारी 4 क्वेश्चन रहती है। सब्जेक्टिव में सॉरी ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सबका जवाब देना जरूरी है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है कि तुम्हारे पास ऑप्शन भी रहते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव बहुत बच्चे गलत नहीं करते। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे भी गलत होने का चांस नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट जो है 25 से तो सब कोई प्लस से बात करता है, लेकिन जो भी इस डीडी पाठशाला और नीरज सर के साथ जो जुड़े हुए हैं उसको एक अपने से वादा करना है, अपने आप से वादा करना है कि हम जाएं और एग्जाम में 28, 29 और 30 मार्क्स लेके आए। और जो भी बच्चा 30 मार्क्स लेके आएगा तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिख देना। थैंक यू सर, आपका पढ़ाया हुआ मैच हो गया। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी जब आप लोग ये कमेंट करेंगे, और मैं देखूंगा
जिस दिन वो आएगा उसके बाद मैं देखूंगा, आंसर की तो अपलोड करूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो में देखूंगा कि किसने मुझे थैंक यू कहा, और अगर जिसने थैंक यू किया उसको मैं थंबनेल भी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब देखो इनमें से तुमको 6 क्वेश्चन मिलेगा, 6 में से किन्हीं 4 को जवाब देना है ना। तो पहला क्वेश्चन सस्पेंशन क्या है, फिर पावर स्टीयरिंग क्या है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न विद्युत परीक्षणों के उपकरण के नाम लिखिए, वाहन की धुलाई क्यों आवश्यक है। ये देखते हो, ये तुम लोग खुद कर सकते हो, मान के चलो वाहन की धुलाई तो बहुत ईजी है। ग्राहक सेवा के लिए महत्व पहलू क्या है, ग्राहक को क्या सेवा देना चाहिए, है ना, वो सब क्या है उसके बारे में। PHB का फुल नाम, पूरा नाम क्या है, एक इंजन का स्ट्रोक क्या होता है, मुंह से बोलकर और लिखकर किए जाने वाले संचार को क्या कहते हैं। ये तो संचार का एक टॉपिक आ गया, ये भी तुम लोग का एक टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बस ये टोटल 8 को क्वेश्चन है, फिर इस 8 क्वेश्चन का देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे। तो चलो अभी हम लोग वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर को देखते हैं। चलो देखते हैं, ये पीडीएफ जो है ना तुम लोग का कहाँ मिल जाएगा, तुम लोग का मिल जाएगा प्ले सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्या खोल दिया फिर से, वही में आ गए, ये तुम्हारा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, एक बार तुम लोग कमेंट करके बता दो कि क्लास कैसी लग रही है। हाँ सर क्लास अच्छी लग रही है, हाँ सर क्लास खराब लग रही है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो बोलो। ऐसे मौन व्रत बैठने से कुछ थोड़ा जो होगा, अपना भी कुछ एक्टिव करके दिखाना है ना, थोड़ा सा एक्टिव भी रहना है। क्लास में आए, क्लास में सो रहे हैं, देख रहे हैं ऑटोमेट, अरे सब जागो जागो, 12th में हो, कुछ दिन के बाद एग्जाम होने वाला है। अरे बाकी सब्जेक्ट में कम आ जाए, इस सब्जेक्ट में जब हम लोग को स्कोरिंग उठाना है तो बढ़िया से उठाएंगे ना। अब मान के चलो कि तुम बोलोगे कि नहीं सर मेरा फिजिक्स खराब जा रहा है, ये मेरा बर्बाद करके रख देगा, केमिस्ट्री मेरा खराब जा रहा है सर, बर्बाद कर देगा, क्या कर पाओगे सर, किसी तरह पास कर पाएंगे केमिस्ट्री में। अरे तो क्या बात है, पास कर पाओगे, कितना नंबर ला पाओगे। हम बोला नहीं सर 70+, 80+ ले आएंगे सर, तो कोई बात नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में कितना लाओगे, हाँ सर बाकी सब्जेक्ट में 90+ लाने का लग रहा है कैपेसिटी, कोई बात नहीं है, इसमें तुम 100 ले आओ, मैनेज हो जाएगा तुम्हारा वहां पर परसेंटेज। देखो तुम्हारा भी 90% हो जाएगा, दूसरे दिन पेपर में आएगा, हाँ देखो इन्होंने फलाना के बेटे ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया, यहाँ के बच्चे ने स्टेट टॉपर किया, स्टेट टॉपर का 8 टॉपर, स्टेट का नंबर 1 टॉपर किया। हाँ फिर आएगा इंटरव्यू के लिए, बताइए सर, अब बोलेगा बच्चों बताओ कि कैसा लगा, आपने किस प्रकार से मेहनत किया, कि उसमें जो एक्साइटमेंट होगी, 2 दिन 3 दिन का मेहनत और वो जो खुशी मिलेगी वो एक अलग ही खुशी होगी। अब वहां से जब हम लोग वीडियो देखेंगे और तुम लोग का फोटो देंगे, हम लोग को तो तुम लोग से ज्यादा खुशी होगी, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ने इतना मार्क्स किया और इतना मार्क्स लाया, एक बहुत ही खुशी की बात होगी। और हो सके तो मैं उसे जरूर कांटेक्ट करूंगा और उसे कुछ गिफ्ट भी जरूर दूंगा, जो 100 आउट ऑफ 100 ऑटोमेटिक में लाते हैं। और इससे पहले हमने वीडियो जो डाला है, कंप्यूटर साइंस का वीडियो डाला है, और इससे आईटीएस का भी वीडियो डाला है, जो तुम्हारे दोस्त संपर्क में है कि हाँ भाई मेरा कंप्यूटर साइंस है, तुम नहीं देखो चलो देख लो, ये सर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दो, वो सर सॉल्व कर देंगे। फिर किसी ने अपने दोस्त को, तुमने आईटीएस लिया, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, चलो ये सर के पास जो है आओ, ये सर जो है सारा सॉल्व कर देंगे, आईटीएस भी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि कोई बोलेगा तुम्हारा क्या है, मेरा सर मेरा क्या है, मेरा जो है हेल्थ केयर है सर, कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तो चलो ये सर के पास जो है वीडियो देखो, ये सर जरूर अपलोड किए, बहुत मजे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ाने में, बहुत अलग ही यूनिक लेवल से पढ़ाते हैं, मजा आती है, समझ में तुरंत आती है। ठीक है, वो वहाँ जो भी डाउट होगा वो सर तुरंत क्लियर करेंगे। तो जितने भी प्रॉब्लम है वो सब जरूर बताओ, अपने दोस्त को भी हेल्प करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा ऑटोमेटिव है, दूसरा का तुम्हारा आईटीएस है, उसको हेल्प ना करे ना, हमसे ज्यादा नंबर ले आएगा, वो इससे नहीं करना है। देखो तुम अगर अच्छा काम करोगे ना, तुम भलाई करोगे, तो तुम भगवान भी तेरे ऊपर भलाई करेगा। क्या पता कि जो तुम पढ़ के जाओ वही तुम्हारा एग्जाम एज इट इज लड़ जाए, बाकी मेरा सब्जेक्ट तो लड़ेगा ही, बाकी और भी सब्जेक्ट लड़ जाए। इसीलिए दूसरे का भी भला करो, खुद का भी भला लो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं सस्पेंशन क्या है। तो सस्पेंशन वाहन का वो यंत्र है जो वाहन को पहियों और बॉडी के बीच लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है उसका, पहियों और जो उसका बॉडी होता है वहां पे क्या लगाया जाता है, सस्पेंशन लगाया जाता है। इसका मुख्य कार्य सड़क से आने वाली झटकों, गड्ढे, उबड़ खाबड़ रास्ते में प्रभाव को कम करता है। सस्पेंशन सिस्टम वाहन को संतुलन करता है और सवारी को आरामदायक बनाता है। इसमें स्प्रिंग या फिर शॉक एब्जॉर्बर
यानी एब्जॉर्ब जिसको बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब, कंट्रोल, कंट्रोल आर्म और लिंक जैसे भाग शामिल होते हैं। ठीक है, मान के चलो क्या कि देखना कि जो सस्पेंशन तुम लोगों को पता होगा गाड़ी में क्या लगाया था सस्पेंशन, तुम लोग शायद उसको सोकर बोलते हो, हाँ तुम लोग क्या बोलते हो उसको, सोकर, सोकर नहीं स्प्रिंग, स्पेंसर, स्पेंसर, सस्पेंशन, उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। एक स्टूडेंट का याद आ गया, स्पेंसर स्पेंसर, ठीक है सस्पेंशन, ठीक है, तो सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन क्या करता है कि मान लो गाड़ी तुम्हारा आया और गड्ढा आ गया, तो उस गड्ढे में तुम्हारा अचानक गाड़ी जाएगा तो तुमको बहुत ज्यादा झटका मिलेगा, हो सकता है तुम्हारा हड्डी उड्डी भी टूट टूट जाए, मुचड़ा उचड़ा जाए। तो क्या करता है कि वहां पर सस्पेंशन लगा, सस्पेंशन तुम्हारा मदद करता है। और जितना भी महंगा कार लो ना, देखना कि सब हर जगह सस्पेंशन ही अधिक होता है। तुम लोग को एक नाम बताना है कोई कार का कि जिसमें मतलब ऐसा है ना कि चाहे उसको कितना उबड़ खाबड़ में कर लो, वो तुमको हिलने तक नहीं देगा, इतना उसमें सस्पेंशन लगा हुआ रहता है। ठीक है, तुम लोग को ये कार का नाम बताना कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर चेक करूंगा। ठीक है, उदाहरण, जब वाहन गड्ढे से गुजरता है तब सस्पेंशन झटके को सोख लेता है, जिससे यात्री को कम झटका लगता है। सस्पेंशन के बिना वाहन स्थिर हो जाएगा और जो ड्राइविंग असुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, अगर सस्पेंशन नहीं रहा तो हम लोग को बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, झटका होगी। ठीक है, और हम लोग को कुछ भी हो सकती है, नुकसान भी बहुत पहुंच सकती है, इसलिए तुम्हारा सस्पेंशन होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्या था, पावर स्टीयरिंग। ये सब 1 मार्क्स का है, तुमको थोड़ा सा बड़ा लिखा है, तुम छोटा भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉपर 3 घंटा का टाइम है, तो तुम क्या करोगे, बैठ के कीर्तन भजन करोगे? तो चलो भजन नहीं करना है, पावर स्टीयरिंग को देखना है। ठीक है, भजन ना करके पावर स्टीयरिंग की ओर आते हैं। पावर स्टीयरिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वाहन को मोड़ने के लिए ड्राइवर को कम बल लगाना पड़ता है। इसमें हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक शक्ति की सहायता ली जाती है। पावर स्टीयरिंग को वाहन को कम गति पर आसानी से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तुम लोग को पता होगा कि अगर जो सस्ता वाला कार लेते हैं, एक महंगा वाला कार लेते हैं। ठीक है, सस्ता वाला कार में वो मोड़ रहा है, अब महंगा वाला कार में थोड़ा सा एक हैंडल से आदमी मोड़ लेता है, हाँ एक हाथ लगा स्टीयरिंग मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक पावर होती है ना, उसी को बोलते हैं पावर स्टीयरिंग, उसमें से अंदर पावर स्टीयरिंग होती है, तुम आसानी से मोड़ सकते हो। और तुम लोग को ये भी तुम लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि तुम लोग चलती गाड़ी में स्टीयरिंग को मोड़ सकते हो आसानी से, या फिर गाड़ी खड़ी है तो उसमें मोड़ सकते हो, है ना, बताना है कमेंट में। और क्यों होती है वो भी बताना है कि हम लोग, हाँ जब चल रहा है गाड़ी उसमें तो हम लोग को हार्ड लगती है मोड़ने में, जब गाड़ी खड़ा है तो उसमें मोड़ने में आसान लगती है, हमने मोड़ा है ऐसे वैसे किया है स्टीयरिंग को। इससे अब देखो पावर स्टीयरिंग क्या करता है, इससे ड्राइवर की जो थकान होती है वो कम होती है और वाहन पर नियंत्रण जो होता है वो बेहतर हो जाता है। आधुनिक वाहन में पावर स्टीयरिंग का उपयोग अनिवार्य हो गया है ना, आजकल जितने भी है ना पावर स्टीयरिंग में पावर स्टीयरिंग होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ना हो ना तो कभी कभी क्या होता है कि सामने अचानक कोई स्पीड से तुम जा रहे हो, वो भी सामने से स्पीड से आ रहा है, और अगर तुम्हारा पावर स्टीयरिंग नहीं है तो तुम अचानक से नहीं मोड़ पाए तो क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगी, है ना। इसलिए प्रशासन भी आजकल बोल दिया कि पावर स्टीयरिंग होना चाहिए, और जितने भी आजकल जो न्यू न्यू गाड़ी आ रहे हैं उसमें पावर स्टीयरिंग ही यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त विद्युत परीक्षण उपकरण के नाम बताइए। क्या क्या उपकरण हो सकते हैं? तो ऑटोमोबाइल में विद्युत प्रणाली में जांच के लिए कई परीक्षण उपकरण उपयोग किए जाते हैं, इनमें से जैसे वोल्ट मीटर। अच्छा, मोबाइल मोबाइल तुम लोग जान रहे हो ना, मोबाइल मोबाइल में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं ना, क्या क्या टेस्टिंग किए जाते हैं वो सब बताना है। अच्छा, इसका मॉडल सेट भी है, लेकिन इसका मॉडल सेट अगर तुमको दे देना तो फिर बोलोगे सर क्या दे दिए मॉडल सेट में, वही क्वेश्चन है, तुमको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही क्वेश्चन मतलब कि उठा उठा के बार बार पूछ रहा है। ये 2 साल का क्वेश्चन तुम किसी भी साल में पूछ लो ना, देखो वही पूछाएगा। इस सब सब्जेक्ट में हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल में देखना कि जो मोबाइल जो चेक करता है उसके पास क्या होता है, विद्युत को जांच करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, ए मीटर होता है, मल्टीमीटर होता है, टेस्ट लैब होता है, या फिर हाइड्रोमीटर होता है, या फिर बैटरी टेस्टर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लिखे मल्टीमीटर की सहायता से वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंट की जांच की जाती है। इन उपकरणों से खराबी का पता जल्दी लग जाता है और समय पर मरम्मत संभव होती है। तुम भी कभी भी जाना मोबाइल ठीक करवाने के वाले को पास, देखना वो सबसे पहले आएगा, दो गो वायर लेगा उसमें सटा देगा, हाँ,
करंट पास हो रहा है, यहाँ पास नहीं हो रहा है, अच्छा प्रॉब्लम यहाँ है। तो उसको वहीं से पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और वो सॉल्व कर देता है। और देखना तुम लोग को एक बात है ना, ये सब सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है ना, कि मान के चलो एक मोबाइल को अगर खोल उल के देखा जाए ना, तो 10 से 15 मिनट में क्या हो सकता है, वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम को, और खोलने और लगाने में 15 मिनट, यानी आधा घंटा में तुम्हारा मोबाइल रेडी हो जाएगा। लेकिन तुमको क्या बोलता है, तुमको उल्लू बनाता है कि आज मोबाइल जमा किए, आज नहीं आना, 2 दिन के बाद आना। हाँ भाई, 2 दिन क्यों 2 दिन क्यों लगाए, तुम तो बेगारी बैठे हुए तुरंत कर सकते हो, लेकिन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम लोग जो है मोबाइल में पार्ट में देखो, पार्ट में ज्यादा पैसा नहीं पड़ता है, 10 रुपया 20 रुपया, या फिर बेसिस बेसिस से 50 या 100 रुपया तक पार्ट का दाम पड़ता है। बस उसको पकड़ना, उसका कहाँ प्रॉब्लम है, बस उसको वहां लगाना और देखना। बिल तुम दूसरे दिन जाओगे, बिल कितना हो गया, बोलेगा 1500 रुपया आपका बिल हो गया। कितना बिल हो गया? 2000 रुपया बिल हो गया। चाहे अपना आदमी हो दूसरा आदमी हो, लूट लेगा तुमको, 50 रुपया का सामान चिपकाएगा और वो कर लेगा। और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम क्या है, अनिल है, उसका नाम अनिल है। उन्होंने क्या किया, अभी तक जो मोबाइल ठीक कर करके अपना घर को ठीक कर लिया है, बहुत बड़ा घर बना लिया है। ठीक है, मेरे को कभी आंख लग जाती है कि भाई ये क्या है, मोबाइल में कितने पैसे कमा लेते हो। जब उसके बारे में पता पड़े तो पता चला, अरे मोबाइल का पार्ट इतना सस्ता सस्ता में आता है, बस इसका बीमारी पकड़ो और बस सॉल्व कर दो। ठीक है तो ऐसा नहीं करना है तुम लोग, और भी इससे बन सकते हो, अच्छा बन सकते हो तुम लोग। मोबाइल ठीक करने मत बैठ जाना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की धुलाई क्यों की जाती है? पकड़ के धो दो वाहन को, क्यों धोते हो ये तो खुद बता सकते हो। कि वाहन की नियमित धुलाई बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे वाहन की बॉडी पर जमी धूल मिट्टी और गंदगी हट जाती है। गंदगी के कारण जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। वाहन की साफ वाहन की उम्र अधिक होती है। उदाहरण, इंजन और चेचिस की सफाई से लीजिक या फिर टूट फूट जल्दी दिखाई देती है। धुलाई से वाहन का लुक अच्छा रहता है, रख रखाव भी आसान हो जाता है। तो तुम लोग ये खुद से बता सकते हो वाहन का धुलाई क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है कि ग्राहक सेवा के महत्वपूर्ण पहलू क्या है। कोई खोला है क्या, किसी को देखे हो ग्राहक सेवा क्या क्या दिया जाता है? सीएसपी कोई गए हो पैसा निकालने के लिए? ग्राहक सेवा का उद्देश्य ग्राहक को संतुष्ट करना होता है। इससे प्रमुख पहलू है, अच्छा तुमको व्यवहार करना होगा। तुम बोलोगे कि नहीं हमने सीएसपी खोला है और जो भी आ रहा है मेरे पास ग्राहक उसको डांट धमका रहे हैं, हाँ तुम फिंगर दो, तुम्हारा फिंगर नहीं दोगे तो पैसा नहीं। उसको प्यार से समझाना होगा, तुम्हारा जो कैरेक्टर है उसको तुमको अच्छा बनाना, समय पर सेवा देना होगा, सही जानकारी देना होगा, उचित शुल्क लेना होगा, शिकायत का समाधान जल्दी करना होगा। उदाहरण, यदि वर्कशॉप कर्मचारी ग्राहक से विनम्रता से बात करे और वाहन समय पर ठीक कर दे तो ग्राहक संतुष्टि से अच्छी ग्राहक सेवा से व्यवस्था प्रतिष्ठा बढ़ती है ना। अगर मान के चलो कि ग्राहक सेवा कर रहे हो, मतलब कि मान के चलो कि तुमने एक क्या खोल लिया, मशीन धोने के लिए, गाड़ी गैरेज खोल लिया, या फिर गैरेज वॉश खोल लिया, वॉशिंग खोल लिया। वहां पर क्या करोगे, गाड़ी अगर धोने के लिए ले जाओगे तो वहां पर प्रॉपर उसका गाड़ी धो कर दो, शुल्क उतना ही लो जितना कि सबको लेता है। गाड़ी वाला भी देखो, उससे अच्छे से बात करो। हम तो बोलते हैं कि हर जगह अच्छे से बात करो। ये अच्छा कैरेक्टर दुनिया का सब चीज दिल जीत लेता है, सही बता रहे। अच्छा कैरेक्टर हो ना तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, अच्छा कैरेक्टर हो ना तो तुम चाय बेचने वालों भी टॉप कर जाते हो। तो ये अच्छा होना चाहिए बस चलती, बाद बाकी तुम हर फील्ड में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बीएचपी का पूरा नाम क्या है? तो ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर यह इंजन की वास्तविक शक्ति को दर्शाता है और आउटपुट सॉफ्ट को पर पर्याप्त करता है। उदाहरण के लिए, अधिक पीएचपी वाला ईंधन अधिक शक्ति प्रदान करता है। वाहन की क्षमता मापने के लिए हम लोग बीएचपी का प्रयोग करते हैं ना। किसी भी वाहन का कितना कैपेसिटी है ना, वो सब पता चल जाता है किससे? बीएचपी से, ब्रेक हॉर्स पावर से पता चल जाता है ना। मान के चलो कि मेरा मेरा जो खुद का बाइक है वो पल्सर बाइक है, तो हम मेरा जो ब्रेक भी है ना, वो नॉर्मली ब्रेक नहीं लगेगा, उसके लिए हमको ब्रेक सूल, उसमें हम लोग को ब्रेक ऑयल डालना पड़ता है, कि उससे तगड़ा वाला ब्रेक चाहिए, हार्ड एकदम। मतलब गाड़ी जो स्पीड चलती है वो स्पीड को रोकने के लिए, या फिर उस इंजन का पावर को इतना जल्दी रोकने के लिए, वो हम लोग को पीएचपी यूज करना पड़ता है, ब्रेक हॉर्स पावर वाला ब्रेक यूज करना पड़ता है। इंजन का स्ट्रोक क्या होता है? देखो, इंजन का स्ट्रोक वह दूरी है जो पिस्टन द्वारा सिलेंडर को अंदर टॉप डेड यानी टीडीसी, टॉप डेड सेंडर से 20 बीडीसी यानी कि बॉड डेड सेंडर तक
तय की जाती है। उदाहरण के लिए इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन? एक सक्शन, एक कंप्रेशन, एक पावर और एक एग्जॉस्ट। ये सब क्या होता है? स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक इंजन की क्षमता और शक्ति को प्रभाव करता है। तो अगर सीधी सीधी बात बोले, इंजन का स्ट्रोक क्या होता है? जो उसका क्षमता को पता चले, है ना, या फिर उसका कैपेसिटी को पता चले, उस सब क्षमता को जो पता चले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक बोलते हैं। 4 तरह के स्ट्रोक होते हैं, देख लेना, सेक्शन कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट ये सब होते हैं। ये तो बहुत इजी है, तुम लोग खुद से लिख सकते हैं। मुंह से बोलकर और लिख कर किए जाने वाले संचार को क्या कहते हैं? मुंह से बोलकर और लिख कर किए जाने वाले संचार को मौखिक, जो मुंह से बोल रहा है उसको मौखिक, और लिखने वाले लिखित संचार कहा जाता है। क्वेश्चन क्या था? मुंह से बोलकर लिख कर किए जाने वाले संचार को क्या कहते हैं? जो मुंह से बोल रहा है उसको मौखिक, और जो लिख रहा है उसको लिखित संचार कहा जाता है। ठीक है, मौखिक संचार और लिखित संचार। उदाहरण के लिए, शिक्षक का पढ़ाना ये मौखिक संचार है, और पत्र लिखना ये तुम्हारा लिखित संचार है। यह संचार का सबसे समान और प्रभावशाली तरीका है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, शॉर्ट वाला। ये वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे उसका आंसर। ठीक है, पहले शॉर्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन बी में मेरा। अब बताओ, ये सेक्शन बी में जो है तुम्हारा 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में 3-3 मार्क्स मिलेगा। बोल रहा है कि बैटरी के महत्व लिखिए, फिर मैनुअल स्टीयरिंग की सीमाएं क्या है लिखिए, वाहन में व्हील बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों होती है वो बताना है, या फिर फ्रंट एक्सल और स्टब एक्सल में क्या अंतर है। तुम्हारा फ्रंट एक्सल और तुम्हारा तुम्हारा हो गया क्या, स्टब एक्सल में क्या फर्क है वो बताएंगे, अंतर क्या है वो बताएंगे। ठीक है, तो इन 4 में से कोई देना। अब तुम लोग बोलोगे सर इससे पहले जो पढ़े 1 नंबरिया वो बहुत बड़ी बड़ी आंसर थी, तो हम तुमको क्या, अब देखो एक चीज बताते हैं। मान के चलो कि हम अगर आंसर लिख रहे हैं, तुम्हारा एक आंसर यूनिक होगा तभी तो तुमको यूनिक मार्क्स मिलेगा। हो सकता है कि टीचर खुशी से 30 मार्क्स की जगह में 40 मार्क्स बैठा दे, और उधर से 70 मार्क्स मिल जाए, पता चले 110 मार्क्स आ गए। वह एक जैक बोर्ड पगला जाएगा कि भाई 100 में 110 मार्क्स कैसे कैसे बैठा दिया। पगला जाएगा, जैक वाला क्या हो गया। पेपर देखेगा तुम्हारा, खोजो इसका पेपर कैसे मार्क्स आ गया, देखेगा कि भाई इसने तो बहुत अच्छा अच्छा लिखेगा। पता चला कि वो भी खुश, उसका भी जो दिल है बहुत खुश हो गया पर तुम्हारा आंसर पढ़ के, तो पता चला कि तुम्हारा जैक बोर्ड का फाइनल बोर्ड में भी 110 मार्क्स आ गया। फिर मीडिया वाला तुम्हारे पास माइक लेके आएगा कि आपने 100 में से 110 नंबर कैसे लाया। जैसे पहले लाया था ना एक नेहरू महात्मा गांधी, क्या था एक, जो भी हमारे ये थे, नहीं याद आ रहा है कि किसको जो मिल गया था, ज्यादा मार्क्स मिल गया था, 100 मार्क्स में 110 मार्क्स मिला था। ठीक है, तो तुम लोग भी करो, देखना तुम लोग का पेपर में नाम आ जाएगा। हो सके तो तुम करंट अफेयर बन जाओगे, जीके बन जाओगे। आगे चल के दुनिया वाले तुमको पढ़ोगे कि 100 में 110 नंबर लाने वाला बच्चा कौन था जिन्होंने 12th में लाया था। हाँ, हम भी देखेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये बच्चे ने 100 में 110 नंबर ले आया, मेरा भी नाम आर्टिकल में आ जाएगा। तुम ही लोग तो है अपने पिताजी के नाम, टीचर्स के नाम और अपना खुद का नाम को रोशन कर सकते हो। बैटरी का महत्व ये तुम लोग खुद बता सकते हो, बैटरी से क्या हो सकते हैं ना। बैटरी के बिना ना गाड़ी स्टार्ट हो सकती, ना हॉर्न बज सकती है, ना गाड़ी का लाइटिंग हो सकती है। तो बैटरी तुमको बहुत ही जरूरी है। बैटरी वाहन के विद्युत प्रणाली का प्रमुख भाग है। यह इंजन को स्टार्ट करने के लिए आवश्यकता विद्युत विद्युत प्रदान करती है। इसके अलावा हेडलाइट, इंडक्टर जो होता है ना कि लेफ्ट इंडक्टर, राइट इंडक्टर, वो बैटरी के कारण से होता है। हॉर्न होता है, अन इलेक्ट्रॉनिक। थोड़ी देर के लिए आवाज चले गई थी, सॉरी। चलो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। देखो इससे पहले बैटरी के बारे में वो तुम लोग खुद से भी लिख सकते हो, बैटरी ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैनुअल स्टीयरिंग की सीमाएं लिखिए। मैनुअल स्टीयरिंग क्या होता है ना, कि आजकल देखो, आजकल प्रशासन में बोल दिया कि मैनुअल स्टीयरिंग का गाड़ी नहीं होना चाहिए। और
इससे पहले भी बताया था कि किस प्रकार का हम लोग का स्टीयरिंग अच्छा होता है। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या बोल रहा है कि मैनुअल स्टीयरिंग वाहन में मोड़ने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, कम गति या फिर भारी वाहनों में इसे घुमाने की कठिनाई होती है, लंबे समय तक चलाने के लिए ड्राइवर को थकान होती है, आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण यह आरामदायक नहीं है। कमी के कारण यह कम आरामदायक है, मतलब आरामदायक नहीं है। देखो बात क्या बोल रहा है कि मैनुअल स्टीयरिंग मान के चलो गाड़ी में तुमने 10 कुंटल वजन लोड कर लिया और तुमने क्या कर रहा है, गाड़ी आगे चला रहा है और अचानक मान के चलो मोड़ आ गया, तुम मोड़ नहीं पाओ, पता चला तुम गड्ढा में गिर गए, क्योंकि तुम्हारे पास कैसा स्टीयरिंग है, मैनुअल स्टीयरिंग है। तो किस टाइप का स्टीयरिंग होना चाहिए वो तुम लोग बताओगे कमेंट करके, इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम बता चुके हैं कौन सा स्टीयरिंग होना हम लोग के लिए जरूरी है, सरकार ने भी अनिवार्य बता दिया है। बोल रहा है कि वाहन में जो व्हील होती है उसे बैलेंसिंग क्यों आवश्यकता है, व्हील व्हील बैलेंसिंग, यानी कि जो पहिए होते हैं उसमें बैलेंसिंग क्यों करना पड़ता है। देखो व्हील बैलेंसिंग वाहन के पहियों के वजन को समान रूप से वितरण करने की प्रक्रिया करती है। यदि बैलेंस सही ना हो तो वाहन चलाते समय कंपन होता है, इससे टायर जल्दी घिसते हैं और स्टीयरिंग प्रभाव होती है। ये सही बैलेंस वाहन स्मूथ चलाता है और टायर की आयु बढ़ती है। देखना कि मान के चलो कि तुम अगर कि मान के चलो तुमको ले आना है क्या, 100 टन का अगर तुमको कहीं ले जाना है सामान, ठीक है, तो 100 टन के लिए तुमको 4 चक्का वाला गाड़ी या फिर अगर तुम ले आओगे 8 चक्का वाला तुम ट्रक ले आओगे, बोलोगे कि नहीं मेरा 100 टन का माल चला जाएगा यहाँ से वहां तक, तो नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो गाड़ी लोड खींच भी नहीं पाएगा, और मान के चलो अगर लोड खींच भी लिया ना तो तुम्हारा स्टेयरिंग स्टेयरिंग मोड़ने में प्रॉब्लम होगी, तुमको चलाने में बहुत कठिनाई होगी, तुम्हारा उतना ज्यादा फोर्स ताकत मिलेगा नहीं, गाड़ी कभी भी बंद भी हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है ना, जितना तुम्हारा गाड़ी में कैपेसिटी दिया जाता है उतना ही वजन लोड करो, उससे ज्यादा तुम अगर लोड करोगे तो गाड़ी तो चल जाएगी, बस तुम्हारा इंजन आगे चल के प्रॉब्लम कर जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो वाहन में व्हील व्हील तो पहिए जो होते हैं, पहिए क्या करते हैं, अपने अपने ऊपर सामान, मान के चलो तुमने 16 24 चक्के वाले तुमने गाड़ी लिए हो, तो 24 चक्के में जो है सब जगह समान समान बैलेंसिंग होगी। कभी कभी क्या होता है ठेला उला में तुम देखोगे कि मात्र 2 चक्का के ठेले पहिए होते हैं और उसमें सामान बहुत ज्यादा चिपकाते हैं, तो क्या होता है चक्का उड़ जाता है, कभी कभी वैसा भी होता है। तो जो व्हील होते हैं ना, जो उसके चक्के होते हैं, उसके पहिए जो होते हैं, उसमें बैलेंसिंग को समान करता है कौन, पहिए करता है, ठीक है। अपने भार के सब अपने एक दूसरे पर बदलता है। फ्रंट एक्सल और स्टब एक्सल में अंतर लिखिए, फ्रंट एक्सल और तुम्हारा स्पर्ट एक्सल। फ्रंट एक्सल क्या होता है कि मान लो वाहन जो है, मान के चलो जैसे मेरा बाइक है, हम तो स्टंट नहीं करते, मेरा एक दोस्त है नीरज, उसका भी नाम है, वो स्टंट करता है। तो वो बाइक में जो हमेशा हर मंथ या हर सप्ताह उसको क्या करता है, फ्रंट एक्सल को चेंज करना पड़ता है। फ्रंट एक्सल एक आगे आगे में होती है, कार में भी या फिर बाइक में भी, जो क्या होती है मान के चलो अचानक स्पीड से बाइक चलाए और हमने कार को रोक दिया या ब्रेक को रोक दिया और चक्का उठा दिया या फिर गाड़ी को घुमा दिया, तो वहां पे उसका फ्रंट एक्सल जल्दी खराब हो जाता है। फ्रंट एक्सल और स्टब एक्सल जो होता है फ्रंट एक्सल के अंदर ही होता है। जैसे देखो यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा होगा, क्या बोल रहा है कि फ्रंट एक्सल वाहन के आगे पहिए को सहारा देता है और भार को संभालता है कौन, फ्रंट एक्सल। स्टब एक्सल जो होता है फ्रंट एक्सल का एक छोटा सा भाग होता है जिन पर पहिए लगाया जाता है। फ्रंट एक्सल मुख्य संरचना है, जबकि स्टब एक्सल जो है उनको सहायक, उसका जो है सहायक भाग है, उसका सहायक भाग है। लेकिन अगर मुख्य संरचना की बात करें तो फ्रंट एक्सल ज्यादा जरूरत पड़ता है। अब देखो सेक्शन सी का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर को देखेंगे। तो चलो सबसे पहले इसका क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर रही हमारी ये क्वेश्चन। सेक्शन सी क्या बोल रहा है कि इसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं, एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। क्या बोल रहा है कि एक वाहन के प्रॉपर सॉफ्ट या फिर यूनिवर्सल या फिर लिप ज्वाइंट सर्विसिंग का महत्व। देखना तुम लोग अगर कभी भी बाइक सर्विसिंग करवाए होगे तो जो भी वहाँ मैकेनिक होता है वो क्या करता है, इन्हीं सब चीज को जहां जहां ज्वाइंट रहता है वहां वहां ग्रीस लगाता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट को भी ठीक करता है, प्रॉपर सॉफ्ट को भी ठीक करता है, उसके बारे में जानेंगे। निलंबन प्रणाली के विभिन्न घटकों उसके बारे में भी जानेंगे। चलो अब इसका आंसर को देखते हैं, फिर इसका समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस की बढ़ सकती है क्या, ठीक है, ठीक दिख रही है तुम लोगों को, ठीक दिख रही है, हमको ठीक नहीं दिख रही है।
ये बैकग्राउंड कलर बेकार कलर है। ये तो हो गया, सेक्शन बी भी हो गया। सेक्शन सी, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? प्रोबल सॉक्ट या फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट या फिर स्लिप ज्वाइंट बोले, उसके बारे में बताना है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम वाहन का वह यंत्र है जिसके द्वारा इंजन को उत्पन्न शक्ति को पहियों तक पहुंचाने तक किया जाता है। यह सिस्टम इंजन की गति और स्टॉक को नियंत्रित करके वाहनों को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपल सॉक्ट, यूनिवर्सल ज्वाइंट, स्लिप ज्वाइंट और तुम्हारा ड्यूरेलिज्म आदि सब शामिल होते हैं। तो जो भी अभी जस्ट हम लोग बताए, ऊपर भी पढ़े थे कि ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये सब जो है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आते हैं। और इसी के द्वारा क्या होते हैं, जो भी होता है वन इंजन तक, उसके पहियों तक इसका पावर पहुंचाया जाता है ना। वहां पर देखना एक गोल गोल जैसा लगा रहता है तुम्हारा, वो जितना स्पीड घूमेगा उसका भी, उसका जो पहिया उतना स्पीड घूमेगा। तो ये सब जितने भी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो पहियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जब भी सर्विसिंग कराया जाता है ना, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया ना, सर्विसिंग के बारे में पूछा गया था, यहाँ ट्रांसमिशन सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, न्यू न्यू क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, या फिर क्वेश्चन वही होगा, वहां पर शायद सर्विसिंग पूछ दिया होगा। ट्रांसमिशन सिस्टम उसका क्वेश्चन होना चाहिए। देखो, पॉपुलर सॉक्ट एक लंबे समय घुमाव वाला सपट होता है जो गियर बॉक्स जो होता है उसके डिफरेंशियल तक शक्ति को पहुंचा जाता है। जो भी पावर होता है ना उसको वहां तक पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लिए रियल व्हील ड्राइव वाहन में इनका प्रयोग किया था। रियल व्हील ड्राइव, रियल व्हील मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें दो ही वही व्हील हो, यानी मोटरसाइकिल की बात कर रहा है। यूनिवर्सल ज्वाइंट दो स्लेटों को कोण पर जोड़ता है जो घूर्णन शक्ति को बिना रुकावट पहुंचाने में मदद करता है। बिल्कुल, जहां जहां तुम्हारा मोटरसाइकिल घूमता है ना, इधर उधर घूमता है, इंजन भी घूमता है। इंजन के अंदर तो इंजन के अंदर ये पार्ट नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारा जो व्हील तक होता है, जो तुम्हारे पहिए होता है वहां तक वाला पार्ट है ना। तो ये सब को ठीक किया जाता है। फिर यूनिवर्सल ज्वाइंट दो जो सपाट होते हैं उनके कोण पर जोड़ाता है और घूर्णन शक्ति को बढ़ाने, बिना रुकावट पहुंचाने में मदद करती है। मतलब घूर्णन जहां जहां घूमता है ना, वहां वहां पड़ता है। जैसे कि सड़क की ऊंची नीची कारण स्लॉट के कोण जो है बदल जाते हैं, पर आधी पे शक्ति होती है। इसलिए देखना कभी कभी मोटरसाइकिल या फिर कार भी होते हैं ना, जब चलते बाइक का चक्का इधर उधर हो जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी ज्वाइंट, जैसे तुम्हारा पैर में भी ज्वाइंट रहते हैं ना, हम लोग के शरीर में भी ज्वाइंट है, उस प्रकार बाइक या फिर कार में भी ज्वाइंट रहती है। स्लिप ज्वाइंट जो होते हैं ये लंबाई को परिवर्तन में संयोजन करता है। ठीक है, जब वाहन उछलता है या झुकता है तो शाफ्ट की लंबाई बदल जाती है। ठीक है, और तुम लोग जानते होगे एक शाफ्ट होता है, जैसे हम लोग का बाइक में भी रहता है, आगे वाला स्लॉट जैसे ऊपर नीचे होता है ना, तो वो भी लगा हुआ रहता है कार और बाइक विक सब में। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या था ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, तो ट्रांसमिशन सिस्टम यही था। अब देखो सस्पेंस सिस्टम, इससे पहले क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं ना सस्पेंस के बारे में। सस्पेंस क्या है? तो सस्पेंस सिस्टम के विभिन्न घटकों की व्याख्या करें। सस्पेंस सिस्टम वाहन का वह महत्वपूर्ण यंत्र है या फिर तंत्र है जो सड़क में आने वाली झटकों को सोखकर वाहनों को संतुलित और आरामदायक बनाती है। यह टायर और वाहन के बॉडी के बीच स्थित होता है। इनके प्रमुख निम्नलिखित घटक है, चलो देखते हैं। देखो, वाहन में अगर झटका को रोकना है तो तुम्हारा सस्पेंसर लगाना जरूरी है। ठीक है, यह झटके को अवशोषित करता और वाहन को भार को संभालता कौन? स्प्रिंग। उदाहरण के लिए लिप स्प्रिंग और कॉयल स्प्रिंग। ठीक है, सॉक, तुम लोग जिसको सॉकर सॉकर बोलते हो ना, वो सॉक एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब, सॉक एब्जॉर्ब। यह स्प्रिंग की अधिक उछालाव को नियंत्रित करता और वाहन को स्थिर बनाए रखता है। ये थोड़ा ताकतवर भी होता है ना, क्योंकि इसका नाम ही एब्जॉर्ब है। जितना भी झटका होता है उसको सॉक लेता है। कंट्रोल आर्म, यह पहिए को सही स्थिति में रखने में मदद करता है कौन? कंट्रोल आर्म। वहां वहीं पर एक घुमावदार भी होती है। लिंक और ब्रूस, लिंक ये सस्पेंशन के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं और कंपन को क्या करता है? कम करने के लिए काम करता है कौन? लिंक और ब्रूस। सस्पेंशन सिस्टम का महत्व की अगर बात करें तो इससे वाहन की स्थिरता बढ़ती है, टायर सड़क से संपर्क में रहती है और ब्रेकिंग व स्टीयरिंग बेहतर होती है। खराब सस्पेंशन में वाहन असंतुलित और असुरक्षित होती है। तो सस्पेंशन होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब इसका आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। शायद क्वेश्चन खत्म हो गया होगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ क्वेश्चन हमने सेक्शन सी तक कंप्लीट